नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th क्या कहते हैं केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। इसका हस्तलिखित नोट जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें आपको हम ये बताने वाले हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का बिहार बोर्ड एग्ज़ाम पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारा प्रश्न बनेगा। दोस्तों मैंने अपने हाथ से आप लोगों के लिए तैयार किया है, इसको अच्छी तरीक़ा से देखिए और इस वीडियो को काफ़ी प्यार दीजिए। और इस वीडियो को मैं गारंटी लेता हूँ, आप देख के जाइए, आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा प्रश्न यहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए जानते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात जान लेते हैं। धातु धातु में अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात है दोस्तों? तो अभी तक में कुल 114 तत्व ज्ञात है, जिसमें धातु 92 है, अधातु कितना है? 22 है। इनमें कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें धातु भी है और अधातु भी, दोनों का गुण पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 7 ऐसा तत्व है जिनमें धातु का भी गुण है और अधातु का भी गुण है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब हम आगे चलते हैं। क्या कहते हैं धातु के बारे में देखिए। एक चीज और बताते हैं आपको, द्रव धातु का नाम बताइए जिसका नाम है पारा। क्या नाम है? पारा। ये द्रव धातु का नाम क्या है? पारा, जो द्रव अवस्था में धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अधातु का नाम बताइए ब्रोमीन। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ तत्व के नाम जिसे चाकू से काटा जा सकता है, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अब देखिए आगे कर रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व का नाम जिन्हें केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। देखिए ये सोडियम एक ऐसा क्या कहते हैं तत्व है जिनको क्या कहते हैं हम लोग केरोसिन तेल यानी मिट्टी तेल नहीं होता गाँव घर में बनाता, उसमें डुबा के रखते हैं, नहीं तो ये क्या होगा, जलने लग जाएगा। ठीक है, धातु किसे कहते हैं? अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। धातु कहते किसको है? मेटल किसे कहते हैं बताइए? तो वैसा तत्व, क्या कहते हैं? वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्धनीय तथा तन्य होता है, धातु कहलाता है। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए जिसमें जो ऊष्मा और विद्युत का क्या करता है, कंडक्टर होता है, चालन करता है। और उसमें आघातवर्धनीयता का गुण हो, तन्यता का मतलब उसको पीट करके पीटने के बाद वो भंगुर ना हो, टूटे ना। उसमें तन्यता का गुण हो, मतलब उसको पीट के चादर बना सके या लंबा तार खींचा जा सके, इसे ही धातु कहते हैं। समझे? अब देखिए, तो फिर एक बार परिभाषा पढ़ते हैं हम लोग कि वैसे तत्व, क्या चीज़? वैसे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं और आघातवर्धन तथा तन्य होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? धातु कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे क्या कर रहा है, धातु के भौतिक गुणों को लिखे। धातु का भौतिक गुण क्या है तो समझिए। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। चमक होता है धातु में, धातुओं में प्राय चमक पाई जाती। क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, चांदी हो गया, का रंग सफ़ेद होता है। एयू का रंग पीला होता है, यानी सोना जो होता है सिर्फ उसी ठो का रंग पीला होता है। कॉपर का रंग लाल भूरा होता है और ये बता रहा है इसमें चमक होता है। ठीक है, तो ये खासियत है हमारी धातु का कि उसमें चमक पाया जाता है। ठीक है, अब पूछेगा जब धातुओं को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर एक धुंधला परत जम जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है बताइए? जब धातु को हम लोग खुली हवा में जब छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर धुंधला एवं परत जम जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए? तो धातु वायु से अभिक्रिया करके, धातु जो है वह वायु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड यानी कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत बना लेता है। ठीक है, जिसके कारण उसका ऊपरी परत जो है धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि धातु जो है वायु से अभिक्रिया कर लेता है और अपने ऑक्साइड, वो क्या करता है, वो ऑक्साइड यानी कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत जमा लेता है, जिससे क्या होता है, वह धुंधला दिखाई देता है। अब देखिए, ये तो पहला गुण बताया आपको, धातु क्या होता है, चमकीला होता है। दूसरा बताया धातु जो होता है कठोर होता है। ठीक है, धातुएं प्रायः कठोर होती है, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सब कठोर है, बहुत मजबूत होता है। आघातवर्धनीय होता है, धातु के अंदर गुण होता है आघातवर्धनीय। मतलब आघातवर्धनीय का अर्थ होता है कि धातुओं को पीट करके पतला चादर बनाया जा सकता है। जैसे सोना को देखिएगा, जब पीटेंगे तो हम लोग तो 0.004 mm का सोना बना सकते हैं, इतना मीटर लंबा। ठीक है, mm। अगला कह रहा है कि चांदी को पीट के चादर बनाया जा सकता है, आघातवर्धनीय है। एल्युमिनियम को भी पीटा जा सकता है। तो इस तरह से होता है। देखिए
तन्यता का मतलब क्या होता है? धातुओं में उपस्थित वैसा गुण जिसके कारण उसे खींच कर के तार बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना को हम पीटेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। चांदी, प्लेटिनियम, तांबा अपवाद में क्या है? बिस्मत, ये भी है। ठीक है, ये सभी को भी इसमें तन्यता होता है। क्या क्या होता है? चांदी में भी, प्लेटिनियम में भी, तांबा में भी। अपवाद में एक होता है बिस्मत, इसमें भी क्या होता है? तन्यता होता है, यानी कि इसको भी पीट के चादर बनाया जा सकता है। अब पूछेगा आपसे कि 1 ग्राम सोना को पीट के कितना किलोमीटर लंबा तार बना सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया सकता है। देखिए कितना होता है लंबा। उसमें चालकता क्या होता है? धातुएं प्रायः ऊष्मा के चालक होते हैं। जैसे चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक है। लेड एवं पारा के सबसे कम चालक है। देखिए, तो धातुएं प्रायः ऊष्मा के चालक होते हैं। जैसे चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे क्या है? चालक है। लेड एवं पारा ऊष्मा के सबसे कम चालक है। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत चालकता क्या होता है? धातुएं प्रायः विद्युत के चालक होते हैं। जैसे चांदी और तांबा सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड और पारा सबसे कम चालक होते हैं। समझे? लेड और पारा सबसे कम चालक। ध्वनि देखिए क्या होता है। अब ध्वनि, यह धातु का वैसा गुण है जिसमें धातु जब कठोर सतह से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए, धातु आवाज़ करता है, थोड़ा थोड़ा आवाज़ करेगा। धातु जब टकराएगा कोनो चीज़ से, कठोर चीज़ से, तो आवाज़ करेगा। धातुएं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि जाने के कारण इनमें ध्वनिक गुण उत्पन्न होता है। इसमें धातु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए उसमें आवाज़ निकलने का गुण होता है। गलनांक क्या होता है? देखिए, गलनांक भी होता है धातु में। ठीक है, धातुओं के गलनांक प्रायः उच्च होते हैं। जैसे लिथियम और सोडियम का 58 डिग्री सेल्सियस होता है। पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस होता है। गैलीलियम का 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अलग है कि सीजियम और गैलीलियम ये 2 ऐसे धातु है जिन्हें हथेली पर रखने मात्र से क्या कहता है? पिघल जाते हैं। देखिए कौन चीज़? गैलीलियम हो गया जो है, गैलीलियम और सीजियम ऐसे धातु है 2 जिन्हें हथेली पर रखेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? पिघल जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करें। अधातु किसे कहते हैं? अधातु वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करते हैं, साथ ही आघातवर्धनीय एवं तन्य भी नहीं होते हैं, लेकिन भंगुर होते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन इत्यादि, ये सभी क्या है? अधातु है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछेगा आपसे अधातु किसे कहते हैं? तो वैसे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है, यानी इससे करंट फ्लो नहीं कर सकता है। इसमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं होता है, इसमें तन्यता का भी गुण नहीं होता है, लेकिन ये भंगुर हो जाते हैं। अगर चोट मारते हैं इसमें तन्यता, अगर इसमें तो भंगुर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, इस सभी के अंदर अधातु इसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब क्या आ गया? आपसे पहले बताए थे, ज्ञात 114 तत्वों में 22 तत्व जो है अधातु है। 114 तत्व में 22 ठो क्या है? अधातु है, जिनमें 10 ठोस है, एक द्रव है। 10 ठो क्या है? अधातु में 22 में 10 ठो ठोस है और एक द्रव है और 11 क्या है? गैस है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। चलिए, कुछ ठोस अधातु का उदाहरण है, जैसे कार्बन, गंधक, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सभी ठोस है, समझे ना। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? अधातु का उदाहरण है। ठीक है, द्रव अधातु ब्रोमीन है। पूछेगा कि द्रव अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला अधातु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। देखिए हमने बताया था वो जो 11 गो तत्व था जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम बताइए तो क्या क्या है? तो चलिए हम बताते हैं। हाइड्रोजन है पहला, ऑक्सीजन है दूसरा, नाइट्रोजन है तीसरा, क्लोरीन है चौथा, हीलियम है पांचवा, छठा है आर्गन। इसी तरीका से है आगे। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, जिनमें हीरा प्राकृतिक का सबसे कठोर पदार्थ है। इस प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो क्या बोलिएगा? हीरा है। दूसरा ग्रेफाइट है। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट है, जो कि मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। अधातु किसे कहते हैं बताइए? उपधातु, सॉरी उपधातु किसे कहते हैं? मेटल, नॉन मेटल। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है? उपधातु वैसे तत्व जिनका गुण धातु और धातु के बीच में होता है उपधातु कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें। जैसे मान लीजिए बोरॉन है, सिलिकॉन है,
जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है Sb, एलुरियम है जिसको टी बोलते हैं, पोलेनियम है। अगला क्या करा देखिए, आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है बताइए। तो कहाँ रखा गया है, बाईं ओर रखा गया। आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ रखा गया है, बाईं ओर। उन तत्वों का सामान्य नाम क्या है जो धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, उपधातु। वैसे धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाता है क्या है, पारा, या उसका नाम क्या है, मरकरी, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। वैसा धातु जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, वैसे धातु जिन्हें चाकू से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है, क्या क्या नाम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। वैसे धातु जो ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं बताइए, चांदी जो ऊष्मा का सबसे चालक होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि वैसे धातु जो ऊष्मा का सबसे अल्पतम चालक होता है, तो लेड है। वैसे धातु जो विद्युत धारा प्रवाह में अत्यंत उच्च प्रतिरोध प्रदान करती है, लेड हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहा है, वैसे धातु जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है, सीजियम है। क्या नाम है उसका, सीजियम। वैसे अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, क्या नाम है उसका, ब्रोमीन। अधातु है, वैसे अधातु जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव, मतलब ब्रोमीन नाम है इसका। वैसे अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेफाइट। वैसे अधातु जो चमकीला होता है क्या कहलाता है, आयोडीन। नमक चमकीला होता है ना, आयोडीन। वैसे वो क्या कर अगला ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में गारंटी रहेगा, 2 प्रश्न याद रखिएगा। वैसे अधातु जो अत्यंत कठोर होते हैं, हीरा अत्यंत कठोर होता है। वैसे तत्व जो भंगुर एवं अतन्य होता है, तन्यता नहीं होता है, अधातु कहलाता है। धातुओं का रासायनिक गुण को लिखे, इनके निम्नलिखित गुण है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के से संयोग कर प्राप्त की धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए धातुएं जो है ना ऑक्सीजन से संयोग करके प्रायः जो है ना धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे MgO2 मिलके MgO बनाया। ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्साइड मिलकर क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। आपसे पूछा जाए धातु ऑक्साइड कैसा होता है, क्या बोलेगा, क्षारीय होता है प्रायः। ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो धातु का ऑक्साइड लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कुछ धातुएं ज़्यादा क्रियाशील होते हैं के होने के कारण हवा में आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 23 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि कुछ धातुएं ऐसा है जो जिसे क्रियाशील होने के कारण जो है ना हवा में उसको अगर आग पकड़ लेता है, उसमें अगर क्या करते पकड़ लेती है, इसलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबा के क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। समझे, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सभी को जो है केरोसिन डुबा रखना चाहिए। उभयधर्मी या ऑक्साइड क्या होता है देखिए, तो वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लता एवं क्षारता दोनों होती है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे Al2O3। ठीक है, 2NO3, ये सभी क्या है, उभयधर्मी है। ठीक है, चलिए अगला क्या कर रहा है, एनोडीकरण किसे कहते हैं। देखिए तो एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड का मोटा परत बन जाना ही एनोडीकरण कहलाता है। इसे एल्युमिनियम धातु और मजबूत हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम धातु का एक एनोड लेकर H2SO4 से अभिक्रिया कराने पर एनोड पर ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एनोड पर क्या ऑक्सीजन उत्पन्न हो जाता है। इस ऑक्सीजन के कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटा परत बना लेता है। इस क्रिया को ही एनोडीकरण नाम दिया जाता है। ठीक है, गया है। अगला कर रहा है धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी। देखिए लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरह से है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। देखिए क्या कर रहा है, धातुएं जल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है, तो सभी धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन और गैस देते हैं। ठीक है, K2 क्या कर रहा है, अधिक
अधिक क्रियाशील धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। देखिए के पोटेशियम और H2 से अभिक्रिया करके KOH दिया और H2 को क्या H2 दिया और ये उष्मा मुक्त किया। ठीक है, इस तरह से आपका है। पहला और दूसरा अभिक्रिया में इतना उष्मा निकलता है कि वह हाइड्रोजन गैस को आसानी से जला देता है, जबकि तीसरा अभिक्रिया में उष्मा हाइड्रोजन का नहीं जला पाता है। ठीक है, यहाँ इसमें अगला कह रहा है, देखिए नोट में क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। मैग्नीशियम धातु जो याद रखिएगा, मैग्नीशियम धातु जो होता है वो ठंडा जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, याद रखिएगा। MgH2O गर्म जल है यहाँ पे और MgOH का हल 2 + H2 उष्मा मुक्त करता है। ठीक है, मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं, बताइए तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जल के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उष्मा भी बनाता है, लेकिन उष्मा में इतना ताकत नहीं होता है कि वह हाइड्रोजन गैस को जला दे, जिससे हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम और कैल्शियम का क्या कहते हैं, कैल्शियम पर चिपक जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम, लोहा और जिंक धातु ठंडा जल और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये वाष्प में से अभिक्रिया करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, तांबा, चांदी, गोल्ड, प्लेटिनियम ये सब धातु जल से किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है। दोस्तों खाली पॉइंट याद रखिएगा, बस हो गया। लोहा का टैंकर नहीं बनाया जाता है, जबकि तांबा का टैंकर बनाया जाता है। क्यों? तांबा एक ऐसा धातु है जो जल के किसी भी अवस्था में अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, VVA क्वेश्चन है दोस्तों। धातु जब तंतु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो धातु जब तंतु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो देखिए अब कह रहा है Cu + H2SO4 सांद्र अभिक्रिया है। Cu क्या किया इन्होंने, हाइड्रोजन को विस्थापित कर हटा दिया यहाँ से, CuSO4 और क्या बना दिया SO2 और ये क्या बना, जल का निर्माण किया। ठीक है, देखिए इसी तरह से आप अगर ZnHNO3 का हल 2 + NH4NO3 + H2O, इस तरह से ऊपर जो उदाहरण में दिया है H2SO4 एवं HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक के जैसे कार्य करता है और जो है इसके कारण इस अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस शीघ्रता से अभिक्रिया कर जल का निर्माण कर लेता है। अगर देखिए दोस्तों क्या कर, एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है जो जिससे देखिए एक्वारेजिया क्या है, यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है जिसमें सांद्र HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में मिले होते हैं। इसके मिश्रण को ही क्या कहता है, एकल रेजिया क्या कहता है, एकला रेजिया कहते हैं। इसे भवकता हुआ द्रव भी कहते हैं। यह सोना एवं प्लेटिनियम धातु को आसानी से गला सकता है। तो एक्वारेजिया ही सोना और क्या कहते हैं, प्लेटिनियम जैसे धातु को गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषणों को साफ करने में किया जाता है। दोस्तों ठीक है ना, इसमें आभूषण जो है ना गल जाता है, याद रखिएगा। इसे आभूषण को साफ कराने में किया जाता है, इसीलिए कजली वजली क्या कहते हैं लगता है, आयरन लगता है, उसको हटाने का काम करता है इस एक्वारेजिया से। अधातुओं के रासायनिक गुण धर्म लिखे। अधातुओं के बाह्यतम कक्षा में हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके 4, 5, 6, 7 एवं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, अब देखिए क्या कर आगे, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, CO2 और SO2। देखिए ये क्या हो रहा है, अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं प्राय क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, जैसे H2O है, NO2 है, N2O है, NO है, CO है। अधातु प्रायः जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर नहीं करता है, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं और इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, जैसे C + H2SO4 और मिलकर CO और SO2 + H2 बनाया। ठीक है, देखिए धातुओं तथा अधातुओं में अंतर लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVA याद रखिएगा। धातु अधातु में अंतर पूछ रहा है।
भौतिक गुण के आधार पर बता रहे अंतर, भौतिक गुण के आधार पर धातु धातु में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट। धातु अधातु, धातु ये चमकदार होती है, अधातु ये चमकदार नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन खाली चमकदार होती है। धातु आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है, अधातु भंगुर होता है, मतलब चोट लगने पर पीटने के बाद चूर चूर हो जाता है। धातु ये विद्युत और ऊष्मा का चालक होते हैं। शीशा अपवाद में है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या कह रहा है, धातु विद्युत और ऊष्मा का चालक होते हैं, शीशा अपवाद में है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अधातुए विद्युत और ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं, क्या अपवाद में ग्रेफाइट है, ठीक है। अगला कह रहा है धातु प्राय ठोस भी होती है, धातुएं प्राय ठोस होती है, पारा अपवाद में द्रव है। अधातुएं प्राय ठोस होते हैं, गैसीय होते हैं। अधातुएं प्राय ठोस एवं गैस दोनों होती है, अपवाद में ब्रोमीन है, ठीक है। देखिए अगला कर धातु का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, यहाँ अधातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, याद रखिएगा। अब का रासायनिक गुण के आधार पर अंतर धातु में और धातु में, ध्यान दीजिए। यह विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे Na++, Mg+2, ठीक, Mg2, Al+3, इस तरह से हो गया। यह विद्युत ऋणात्मक होता है, जैसे N-3O-2, F-1। अधातुएं को ऑक्साइड प्राय अम्लीय होते हैं, जैसे देखिए क्या C+O2 मिलकर क्या बनाया, CO2, ठीक है। अब धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, हाँ। उसके बाद Na2O प्लस H2O मिलकर NaOH बनाता है। अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अलग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए SO2 H2O और H मिलकर क्या बनाया, H2SO4 बनाया, ठीक है। धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगला कह रहा देखिए, या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, Fe प्लस H2O मिलकर Fe3O4 प्लस H2 बनाया। यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ये अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं, ठीक है। धातु प्राय अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H2 निर्माण करता है, ठीक है। अब देखिए क्या करा, ऑब्जेक्टिव आपका होमवर्क क्या है, ध्यान दीजिए। वाष्प के साथ आयरन, ठीक है, Fe प्लस H2O मिलकर Fe3O4 और H2 बनाता है, ठीक है। जल के साथ कैल्शियम Ca अभिक्रिया बता रहा है, जल के कैल्शियम जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, CaOH का हल 2 प्लस H2 बनाता है, उष्मा मुक्त करता है। जल के साथ पोटेशियम H2 जल के साथ KOH प्लस H2 मिलकर के उष्मा बनाया। जल का के साथ एल्युमिनियम Al प्लस H2O मिलकर आया, ठीक है ना, Al2O3 प्लस H2 का निर्माण किया। अगला करा देखिए क्या करा, इस तरह से स्किप कर रहे हैं इसको हम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा फिर भी। ऑक्सीजन के साथ सल्फर H+O2 मिलके SO2 बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ HCl प्लस AlO3 मिलके Al3, ठीक है, AlCl3H2O का निर्माण करता है। एक धातु का नाम बताइए जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है, क्या नाम उसका होता है, जैसे लिथियम, क्या नाम है, लिथियम नाम है, जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। कह रहा है कॉपर से नीचे क्रियाशील धातु का नाम बताइए, Au Ag Pt Hg, ठीक है। एक धातु का नाम बताइए जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए एक होमवर्क रहा आपका ये। अलग अलग धातु और धातु में जब आपस में क्रिया करते हैं तब देखिए इस तरह से यहाँ पे बनाया गया है फिगर, इसको देख लीजिएगा किस तरह से क्रिया करता है। सोडियम है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम है। अब देखिए इस तरह से नीचे चलते हम लोग। जब धातु अधातु आपस में क्रिया करते हैं तो इसके फलस्वरूप बने यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी जब धातु और अधातु आपस में क्रिया करते हैं इसके बाद फलस्वरूप जो बने यौगिक यानी आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजन यौगिक कहते हैं। अगला कह रहा है देखिए कि आयनिक यौगिक के गुण धर्म लिखे, प्राकृतिक भौतिक प्रकृति, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला उन्हें
धन आयन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन्हें काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, यह भंगुर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आयनिक यौगिक गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। धन आयन और ऋण आयन के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण इनके बंधन को तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, याद रखिएगा। घुलनशीलता, ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, तेल में कार्बन घोलक में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, NaCl, LiCl, CaO, MgCl2। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब कह रहा इनमें सबसे ज़्यादा गलनांक एवं क्वथनांक किसका है? CaO का है, का गलनांक 3000 है। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक प्रायः विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं? चालक होते हैं। अगला कह रहा है नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी वाला विलयन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है बताइए? नमक जब डालते हैं अर्थिन में तो वो काम करता है, अगर चीनी डाल देंगे वहाँ पे काम करेगा? देखिए क्या होता है। तो देखिए, नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में टूट जाता है, जबकि चीनी को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। यही कारण है कि नमक वाला क्या कहते हैं? विलयन विद्युत का चालन करता है, जबकि चीनी वाला विलयन विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या कह रहा है? आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं बताइए? क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन एवं ऋण आयन से होता है, जिसके कारण आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक का शासन इन क्या कर रहा है? आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है, सॉरी दोस्तों, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है बताइए? तो ये क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए, क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, इसीलिए जो है आयनिक यौगिक का जो है गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? जो है उच्च होता है। ठीक है, क्योंकि आयनिक यौगिक निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, जिसके कारण यह मजबूत होते हैं, जिससे इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए ये भंगुर भी होते हैं। आयनिक यौगिक निम्नलिखित में से किसमें विद्युत का चालन करता है? जल में करता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि धातु प्राकृतिक में दो अवस्था में पाई जाती है। पहला है स्वतंत्र अवस्था, दूसरा क्या है? संयुक्त अवस्था। याद रहेगा। चलिए कौन कौन अवस्था है? संयुक्त अवस्था। अगला क्या कर रहा है? धातु का मुख्य स्रोत क्या है बताइए? पृथ्वी का भूप्रपट्टी। धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी का भूप्रपट्टी। पृथ्वी के देखिए, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहते हैं बताइए? भूप्रपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में रहने वाला धातु की प्रतिशत कितना है? देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनेगा। कितना है? एल्युमिनियम कितना है? 7% है। आयरन कितना है? 4% है। कैल्शियम कितना है? क्या कहते हैं? 3% है। सोडियम 2.5% है। पोटेशियम 2.5% है। मैग्नीशियम 2% है। टाइटेनियम 0.6% है। ठीक है, याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है समुद्री जल में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड समुद्री जल में पाए जाते हैं। भूप्रपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्वों या यौगिकों का क्या कहते हैं? खनिज। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं बताइए? तो अयस्क कहलाते हैं। तो वे खनिज जिनसे धातु आसानी से तथा कम खर्च में प्राप्त कर जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज क्या नहीं होते हैं? अयस्क नहीं होते। याद रखिएगा दोस्तों। तो खनिज, अब कुछ अयस्कों का उदाहरण देखिए। अयस्क के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। ऑक्साइड अयस्क क्या कहता है? कोरंडम, इसका सूत्र होता है Al2O3। ठीक है, ऑक्साइड अयस्क को कोरंडम भी बोलते हैं, कोरंडम। ठीक है, हेमाटाइट है ऑक्साइड। देखिए, हेमाटाइट, क्यूपराइट, मैग्नेटाइट, याद रखिएगा ये सब। ऑक्साइड अयस्क का नाम क्या है? कोरंडम। कौन कौन अयस्क होता है ऑक्साइड का? कोरंडम, एक होता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और क्यूपराइट होता है। ठीक है, अगला सल्फाइड अयस्क का आयरन सल्फाइड Fe(S), कॉपर पैराइट से CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, सिनेबार HgS, जिंक ब्लेड ZnS। ये सभी सल्फाइड अयस्क का होता है। ठीक है, अयस्क का नाम। कार्बोनेट अयस्क का नाम क्या होता है? अयस्क कार्बोजिलिक का कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, क्या कहता है? केलेमाइन ZnCO3, ये सब होता है। ठीक है,
तो चलिए अब कह रहा है कि हेलाइट अयस्क का नाम क्या होता है, रॉक साल्ट NaCl, और क्या कहता है फ्लोरोपार CaF2। ठीक है, अब देखिए क्या करा अगला, सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में बदलना, धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति, धातु का शुद्धिकरण, धातु के ऑक्साइड से धातु की प्राप्ति, धातु का शुद्धिकरण। ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है बताइए, और कितने प्रकार से किया जाता है। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अयस्क में सांद्रण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। पहला, हाथ से चुनकर, वैसे अशुद्धि जो आकार में बड़े होते हैं उनके लिए यह विधि प्रयोग में लाई जाती है, हाथ से चुन करके। अब कह रहा है चलनी से चालकर, तो बहुत छोटे अशुद्धि जिन्हें हाथ से चुनना संभव नहीं है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे चलनी से चान करके हम लोग उसकी अशुद्धि निकालते हैं। ओसाई के द्वारा, इस विधि में अयस्क भारी और अशुद्धि हल्का होता है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है कि औसाई विधि द्वारा होता है। इस विधि में जो होता है अयस्क भारी और अशुद्धि जो होता है, अयस्क क्या होता है जो भारी हो जाता है, अशुद्धि जो होता है, जो अशुद्धि रहता है वो क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है, वो निकल जाता है औसाई की विधि से। गुरुत्व पृथक्करण विधि, इस विधि में द्रव चलित विधि होता कहते हैं इसको। अब देखिए, अयस्क का महीन चूर्ण क्या कहते हैं करके ढालू स्थान पर रखा जाता है, उसके बाद उस पर से जल का प्रवाह कराया जाता है, जिससे अयस्क और अशुद्धि अलग हो जाती है। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या होता है। यहाँ देखिए इस तरह से हॉपर लगा हुआ है यहाँ पे, और ये फिगर देखिए, इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके अयस्क को हॉपर में रख देते हैं। जब मोटर की सहायता से बेल्ट घुमाते हैं तो बिना चुंबकीय गुण वाला पदार्थ आगे गिरता है और चुंबकीय गुण वाला पदार्थ पीछे गिरता है। इस प्रकार से अयस्क एवं अशुद्धि को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस फिगर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा। क्या लिखा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। बीवी है फैन प्लावन विधि, क्या यह हवा का झोंका है, इस तरह से जा रहा है पानी, या तार पिन का तेल है। इस विधि में अयस्क का महीन चूर्ण करके जो है ना पात्र में डाल दिया जाता है, और तारपिन मिश्रित जल में जब वायु का झोंका प्रभावित कराया जाता है तो वो अयस्क हल्का होने के कारण फैन के साथ ऊपर चला जाता है और अशुद्धि नीचे तली में बैठ जाती है। यह विधि सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाई जाती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि मरकरी धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। मरकरी धातु की प्राप्ति किसिनवार अयस्क से की जाती है। इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही मरकरी धातु की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, अगला कह रहा जैसे HgS प्लस O2 मिलकर के HgO और SO2 का निर्माण करता है। HgO मिलकर के Hg प्लस O2 का निर्माण करता है। देखिए, तांबा धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। तांबा धातु की प्राप्ति कॉपर ग्लास से की जाती है। इन्हें सिर्फ गर्म करने से ही तांबा धातु की प्राप्ति की जाती है। CuS प्लस O2 मिलकर के Cu2O SO2 का निर्माण करता है। देखिए, अगर भर्जन वीवीए क्वेश्चन है दोस्तों, भर्जन या जारण में क्या किसे कहते हैं, भर्जन और जारण किसे कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है और वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर हो जाती है। इस विधि को ही भर्जन या जारण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इस विधि को दोस्तों, भर्जन या जारण कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ZnS है प्लस O2 है, ZnS को बोलते हैं जिंक ब्लेड क्या कहते हैं, और उसके बाद अभिक्रिया करके ZnO प्लस SO2 निर्माण किया है, बनाया। ठीक है, अगला कर रहा है, देखिए निस्तापन किसे कहते हैं। निस्तापन समझिए ध्यान से इसको दोस्तों,
निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड अयस्क की प्राप्ति होती है और इसमें वाष्पशील अशुद्धियाँ बाहर आ जाती है। ठीक है, इसे निस्तापन कहते हैं। ठीक है, जैसे ZnCO3 है, मिलकर के Zn और CO3 का निर्माण करता है। ठीक है, और CaCO3 है तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है? सीमित वायु में उपस्थित अधिक ताप ठीक है, कार्बोनेट अयस्क का जो है सीमित वायु में उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर जो ऑक्साइड अयस्क का प्राप्ति होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्साइड अयस्क प्राप्ति हुआ ना। ठीक है, चलिए भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है? देखिए भर्जन और निस्तापन क्या होता है? इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। VBA क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। और जो है इसमें वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। यह सल्फाइड अयस्क के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसमें अयस्क निर्जलीकृत हो जाते हैं। ZnS प्लस O2 मिलकर के ZnO प्लस SO2 बनाया। इधर CaCO3 मिलकर के CaO प्लस CO2 बनाया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मैग्नीज ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज और एल्यूमिना प्राप्त होता है। देखिए मैग्नीज और ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज और एल्यूमिना प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए मैग्नीज धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है? मैग्नीज धातु की प्राप्ति मैग्नीज ऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। जब मैग्नीज ऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो है ना तो मैग्नीज धातु गलित अवस्था में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम उपचायक का कार्य करता है। MnO2Al मिलकर के Mn प्लस Al2O3 का जो है उष्मा मुक्त करता है। इसमें देखिए अब आगे क्या कह रहा है? लोहा धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है समझिए। तो लोहा धातु की प्राप्ति हेमाटाइट नामक अयस्क से की जाती है। इसके अयस्क के साथ एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाकर के गर्म करने पर लोहा धातु की प्राप्ति हो जाती है। इस अभिक्रिया में एल्युमिनियम का चूर्ण अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है? सक्रियता श्रेणी के आधार पर किस प्रकार से धातुओं की प्राप्ति की जाती है? तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को 3 श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उच्च सक्रिय धातु जैसे सोडियम Na, ठीक है, और पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, एल्युमिनियम Al, मैग्नीशियम Mg, इस तरह से हुआ। अगला कह रहा है देखिए कि सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु की प्राप्ति गलित क्लोराइड से विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। इस विधि में कैथोड पर धातु और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस विधि को डाउन विधि भी कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड की सहायता से सोडियम धातु की प्राप्ति करना हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का गलनांक काफ़ी उच्च होता है। इसके गलनांक द्रव्यमान को कम करने के लिए इनके मिश्रण को कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ऐसा करके जब मिश्रण का विद्युत अपघटन कराते हैं तो सोडियम धातु कैथोड पर प्राप्त होता है और क्लोरीन जैसे एनोड पर प्राप्त होती है। ठीक है, होता है NaCl। देखिए क्या करा है? NaCl जो है विद्युत अपघटन करके Na प्लस Cl बनाया, कैथोड और ये एनोड है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु प्राप्ति कैसे की जाती है? सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु की प्राप्ति विद्युत अपघटन विधि से की जाती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है अगला कि इस विधि में सोडियम क्लोराइड के गलनांक को कम करने के लिए बाहर से कैल्शियम क्लोराइड को मिला देते हैं। इसके मिश्रण में जब विद्युत धारा की प्राप्ति की जाती है तो सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त की हो जाती है। दोस्तों अगला देखिए क्या कर रहा है
तो एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किस अयस्क से की जाती है? तो बॉक्साइट से। बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2 होता है। बॉक्साइट का गलनांक कम होता है या ऊंच होता है? ऊंच होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कोयल, क्या कह रहा है कि कोयोलाइट का सूत्र क्या होता है? बताइए Na3Alf6 होता है। एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति से के समय अयस्क का गलनांक कम करने के लिए बाहर से किस यौगिक को मिलाया जाता है? बताइए कोलाइड और क्या कहता है फ्लोस्पर को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कर रहा है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में कोलाइड जो है को क्यों मिलाया जाता है? बताइए। तो गलनांक को क्या कहते हैं निम्न करने के लिए जो है मिलाया जाता है। विद्युत अपघटन विधि से एल्युमिनियम धातु कहाँ प्राप्त होता है? बताओ। कैथोड पर प्राप्त होता है, ठीक है। विद्युत अपघटन विधि से जो है ये क्या कर रहा है, कहाँ पे प्राप्त होता है, कौन चीज़ बताइए। तो विद्युत अपघटन विधि से जो है एल्युमिनियम धातु कहाँ प्राप्त होता है? तो कैथोड पर प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलिए नीचे चलते हैं हम लोग, इसको स्किप कीजिए, ये सब उठने रहता है। बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? दोस्तों निक्षालन विधि से किया जाता है। अब आगे चलते हैं, ये सब नहीं रहने वाला एग्जाम में। धातु का शुद्धिकरण ये सब उसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब उतना नहीं रहता है, लेकिन याद रखिएगा दो धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सोना और चांदी जो है ना, इसमें आयरन क्या कहते हैं, जंग नहीं लगता है, याद रखिए। पारा के एक अयस्क का नाम बताइए, Hgs। पारा का एक अयस्क का नाम पारा जिसको बोलते हैं Hgs, ठीक है, Hg, ठीक है, पारा Hgs। धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? उसमें उपचयन विधि द्वारा, ठीक है। अलग संक्षारण क्या है? बताइए। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त वायु से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये संक्षारण बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये पूछता है। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त, यानी कि जहाँ पे कजली उजली पानी नहीं रहता, उससे युक्त हवा अभिक्रिया पर अवांछनीय पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए, संक्षारण से होने का शर्त, वायु की उपस्थिति में संक्षारण होता है, वो जल की उपस्थिति में संक्षारण होता है, धातु का क्रियाशील होना, ठीक है। गैंग किसे कहते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। गैंग किसे कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग? गैंग कहते हैं, ठीक है। संक्षारण से बचाव के उपाय को लिखे। देखिए, तो संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है? इसके निम्नलिखित उपाय है। पेंट की सहायता से पेंट कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए लोहा लकड़ है तो उसमें पेंट कर दीजिए। स्नेहक का प्रयोग करके यानी ग्रीस लगा दीजिए, मोबिल लगा दीजिए, तब भी वो क्या कहते हैं संक्षारण रहेगा, मतलब बचाव हो जाएगा। जस्ता का परत चढ़ा करके या इलेक्ट्रॉन को बाहर करके इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 24 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ होता है? 24 कैरेट सोने का अर्थ होता है कि वह 100% शुद्ध है, अर्थात उसमें और कोई दूसरा धातु मिलाया हुआ नहीं है, उसे 24 कैरेट सोना कहते हैं। देखिए अगला है 18 कैरेट शुद्ध सोने का क्या अर्थ होता है? 18 कैरेट शुद्ध सोने का अर्थ होता है कि 24 ग्राम आभूषण में 18 ग्राम सोना एवं 6 ग्राम तांबा या चांदी मिलाया हुआ है, मिलावट है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रमुख मिश्र धातु के घटक क्या कहता है? एक इलोका। चलिए ये सब नहीं पूछता है, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगला करा है कि आघात वर्धनीय एवं तन्य का अर्थ बताइए। आघात वर्धनीय का अर्थ होता है पीठ का पतला चादर बना सकते हैं, इसको कहते हैं आघात वर्धनीय, समझे। तन्य का अर्थ होता है इसे लंबा किया जा सकता है, इसे तन्यता कहते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला करा है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो करके इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह सामान्य ताप पर अभिक्रिया करके आग के रूप में हो सकता है, ठीक है, याद रखिए, आग लगा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सबसे क्रियाशील धातु कौन है? ब्रोमीन है, ठीक है, बोरॉन है। अगला करा धातु बोरॉन का कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट का नीला रंग होकर हल्का हो जाएगा और बोरॉन का धातु लाल भूरा रंग का हो जाएगा, ठीक है। धातु ए बी सेलेटी सब जंग ने कहा है कि जिंक को आयरन सल्फेट से विलयन में डालने पर क्या होता है? इसकी अभिक्रिया को लिखे। जिंक आयरन सल्फेट में आयरन को डालने पर क्या होता है? विस्थापित कर देता है। ZnFeSO4 मिलकर ZnSO4 प्लस Fe बनाता है, ठीक है, विस्थापित करता है। देखिए आपको एक हथौड़ी, बैटरी, बल्ब और तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के निर्माणों के बीच आप विभेद
कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर में दिया है, देखिए फिगर बनाया है यहाँ पे, दिए गए चित्रानुसार उपकरण को चित्रानुसार सजा दिया जाता है और बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग इसमें करेंगे। देखिए इस तरह चित्र है ये, ठीक है। इस परिपथ में एक साथ किया जाता है जो तो जिन पदार्थों के बल्ब जलता है वह धातु श्रेणी में होता है और जिन पदार्थों से बल्ब नहीं जलता है वह अधातु श्रेणी में होता है। इस प्रक्रिया को करने के बाद धातु के साथ एक छोटी सी प्रक्रिया, ये दोस्तों पूछेगा नहीं, की जाती है जिसमें सभी हथौड़ी के ये प्रैक्टिकली का चीज़ है, ठीक है ना। हथौड़ी के माध्यम से चोट पहुँचाया जाता है और जिससे पदार्थों पर टन टन की आवाज़ सुनाई देती है। धातु की श्रेणी में रखते हैं और भद क्या कहता है, भद की आवाज़ वाले पदार्थ को पुनः अधातु की श्रेणी में रखा जाते हैं। अभद्र मतलब आवाज़ नहीं देता है, जो ऊपर ग्रेफाइट का के लिए लागू नहीं है, ठीक है। और ऊपर का जो प्रयोग है ग्रेफाइट के लिए लागू नहीं है, इससे बता रहा है, ठीक है। अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है? दो उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखे। वैसे धातु के ऑक्साइड जिनकी प्राकृतिक अम्लीय एवं क्षारीय दोनों होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जैसे Al2O3 ZnO, ठीक है। अगला कर लोहे को जंग से बचाने के दो तरीका बताइए। तो यस्य लेपन यानी यस्य लेपन यानी यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें कम क्रियाशील धातु पर ज़्यादा क्रियाशील धातु का परत जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है। जैसे लोहा के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जैसे पेंट चढ़ाते हैं। तो ये सब क्या है, कह रहा है कि लोहे के को जंग से बचाने के उपयोग क्या कहते हैं, तो दो तरीका को बताए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के धातु कैसे ऑक्साइड बनाता है? तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के धातु अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 यानी कि अम्लीय बनाता है और कार्बन प्लस मिलकर के उदासीन बनाता है CO, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्लेटिनियम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है बताइए। निम्नलिखित कारणों के कारण इनका उपयोग आभूषण बनाने के क्या आता है। पहला, यह मंद क्रियाशील है, इसमें बहुत तेज चमक होती है, इसमें संक्षारण की क्रिया बहुत कम होती है, मतलब जंग नहीं लगता है, ठीक है। यह बहुत पुराना होने के बाद भी इसका चमक बना रहता है। किसका? सोना चांदी का, ठीक है। सोना चांदी और क्या था यहाँ पे जो है, देखिए प्लेटिनियम, इसका उपयोग बोले ना। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अधिक क्रियाशील होने के कारण यह सामान्यतः ताप जो है पर ही अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण यह जलने लगता है, इसलिए इसे तेल में क्या कहता है हिला कर रखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों में किया जाता है, क्यों? देखिए बताइए। देखिए अब कह रहा है कि एल्युमिनियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में करते हैं, क्यों करते हैं बताइए। हम लोग को जानकारी, बेसिक जानकारी बताना चाहिए इसका। एल्युमिनियम जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड नामक एक परत बना लेता है जो एल्युमिनियम धातु को संक्षारित होने से रोकता है। यही कारण है कि एल्युमिनियम धातु का उपयोग खाना बनाने में करते हैं, बर्तन में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। निष्कर्षतः प्रक्रम कार्बोनेट सल्फाइड, ये जरूरी नहीं है दोस्तों आपके लिए, चलिए लेकिन याद रखिएगा ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ऑक्साइड धातु की प्राप्ति जल्दी से और आसानी से हो जाता है। आपका कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, आवश्यक देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होता है बताइए। आपने अपने घर में भी देखा होगा मम्मी सबको कि वह क्या करता है, नींबू या कोई चीज़ से क्या करता है, इमली से बर्तन को साफ करता है। ऐसे खट्टे पदार्थ से साफ क्यों करता है बताइए। तो तांबा के बर्तन के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का हरा परत होता है, इस परत पर नींबू या इमली का रस आता है तो इसे अभिक्रिया के कारण यह परत हट जाता है, जिसके कारण बर्तन चमकने लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर एक महिला अपने आभूषण को एक सुनार के यहाँ साफ करवाने के लिए देती है, वह एक विशेष विलयन में डाल देता है तो कंगन नए की तरह चमकने लग जाते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी हो जाती है और अपने एक जासूस की तरह आप बताइए कि वह विलयन क्या था बताइए। तो बिलियन का नाम था एक्वारेजिया, जो बताए थे, जो क्या करता है वह जो सोना को गला देता है और क्या करता है उसमें जो है जो गलाने के बाद नया वो दिखने लग जाता है। यही इसी कारण जो कि HCl और HNO3 3:1 का मिश्रण होता है। पूछेगा आपसे तो एक्वारेजिया कितना अनुपात का होता है, तो 3:1 का होता है। यह सोना और प्लेटिनियम जैसे धातु को गलाने में सक्षम होता है, ठीक है। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों बताइए।
तो गर्म जल का जो टैंक बनाते हैं उसमें तांबे का उपयोग होता है, लेकिन परंतु देखिए क्या कर रहा है, तो परंतु इस्पात का नहीं होता। ऐसा क्यों? तांबा मंद क्रियाशील होने के कारण यह जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा गर्म जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है, अगर लग रहा है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत ही इसमें से रहेगा लड़ेगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।